हेलो हेलो, आर यू एक्साइटेड? वाओ, नमस्कार सबको। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं आप सबको यहां पे देख के। आज मैं लखनऊ शहर में दूसरी बार हूं। पहली बार आया था मैं आधे घंटे के लिए, अभी मैं 2 दिन के लिए यहां पे हूं। आपके शहर के लोग और आपका शहर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। और अभी सबसे बड़ा बिजनेस लखनऊ में होने वाला है। आप सबकी एक्साइटमेंट देख के मैं बहुत हैरान हूं। मैं समझता था कि ये जो एक्साइटमेंट है सिर्फ पंजाब में होती है। आप लोगों ने वहां के भी रिकॉर्ड तोड़ डाले। बहुत एक्साइटेड है। तो क्या आप डायमंड जाना चाहते हैं? पक्का? 100%? तो जाओ। इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है भैया, अगर जाना है तो जाओ, ठीक है। लेकिन अगर आप डायमंड जाओगे तो बड़ा मजा आएगा, अगर नहीं भी जाओगे तो भी मजा मुझे तो आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं तो डायमंड जा रहा हूं। इस बिजनेस में मैं आज से 3 साल पहले आया था। इस बिजनेस की वजह मेरे बचपन से शुरू होती है। मैं जब बहुत छोटा था तब से पैसे कमाने की इच्छा मेरे मन में थी, क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे फादर जो हैं वो इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं और मेरी मदर हाउसवाइफ हैं। हम 4 बहन भाई हैं, एक मेरे से बड़ी बहन है, एक छोटा भाई है और छोटी बहन है। और बचपन से मैं अपने घर में पैसे की किल्लत महसूस करता आया हूं। बचपन से मुझे लगा है कि पैसा होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। पैसे के बिना बहुत से कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। मैं जब 7th में पढ़ता था, व्हेन आई वाज इन 7th क्लास, तो फादर ही अकेले जॉब करते थे घर में, तो उन्हीं से जो तनख्वाह थी उसी से गुजारा होता था। तो पता है आपको, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनकी 15 तारीख के बाद तनख्वाह खत्म हो जाती है। यहां पे भी ऐसा होता है या सिर्फ पंजाब में होता है? ऐसे होता है, ओके। तो मेरे को आदत है पांव घिसा के चलने की, अभी भी है। तो जब मैं चलता हूं तो जो सोल है नीचे से, शूज का सोल, उसमें सुराख हो जाते हैं। अभी तो नौबत नहीं आती, पहले बदल देते हैं, तब सुराख हो जाते थे। अगर वो सुराख 15 तारीख को होते थे ना, 15 तारीख के आसपास, तो मैं अपने जूते स्कूल से आने के बाद बेड के बहुत नीचे छुपा के रखता था, कहीं देख ना लें, क्योंकि फादर देख लेंगे तो मुझे कहेंगे तो कुछ नहीं, क्योंकि मुझे मेरी सारी फैमिली बहुत प्यार करती है। मेरे मम्मी, मेरे पापा, सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। कहेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन अगर वो देखेंगे तो उनके मन में एक चिंता होगी कि बेटे के बूट जो हैं फटे हुए हैं, शूज फटे हुए हैं, और वो फटे जूते पहन के स्कूल जा रहा है। अभी उसको नए जूते लेके देने हैं, तो जेब में तो पैसे नहीं है, कहां से लेके देंगे, ठीक है। इसीलिए मैं छुपा के रखता था, फार्मूले लगा लेता था। फार्मूले समझते हो आप? अगर तो सुराख छोटे हैं तो एक गत्ता रख लेता था शूज में और स्कूल जाता था। अगर थोड़े बड़े हैं तो पॉलिथीन पैक होते हैं ना, यहां हिंदी में मेरे को पता नहीं क्या कहते हैं पॉलिथीन को, पॉलिथीन ही कहते हैं, ओके। तो वो फोल्ड करके अंदर रख लेता था जूतों के, कहीं पानी ना आ जाए। सर्दी होती थी तो बड़ा मुश्किल हो जाता था, नहीं तो ऐसे करके मैं स्कूल जाता था। व्हेन आई वाज इन 7th, जब मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था, तब से मैं अपने बच्चों के बारे में सोच रहा हूं। अभी तक कोई प्लानिंग नहीं है शादी वादी का या कुछ भी, लेकिन मैं आपको बताता हूं, मैं बचपन से सोचता हूं अपने बच्चों के लिए। मैं ये सोचता था जिंदगी जैसी है बहुत बढ़िया है। मैं कभी अपने पेरेंट्स से कंप्लेंट नहीं की, क्योंकि जो मेरे लिए कर सकते थे उससे ज्यादा उन्होंने किया है, ठीक है, उससे बहुत ज्यादा उन्होंने मेरे लिए किया है। लेकिन मैं ये सोचता था कि मेरे बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो उनके पास नए जूते होंगे, हर रोज नए जूते पहन के स्कूल जाएंगे। तो जब मैं स्कूल जाया करता था, थैंक यू, जब मैं स्कूल जाया करता था तो पहले तो हम 2 बहन भाई थे, तो उसके बाद जब छोटे भी पढ़ने लगे स्कूल में तो खर्चे और बढ़ गए फैमिली के। तो पहले हमारे लिए रिक्शा हुआ करती थी जो घर से लेके जाती थी और घर छोड़ के जाती थी, फिर वो भी छोड़ना पड़ा, तो पैदल जाना पड़ता था स्कूल। घर से 3.5-4 किलोमीटर है जहां स्कूल जाते थे। और मेरी कॉलोनी के मेरे बहुत से दोस्त थे जो उस स्कूल में पढ़ते थे, उनके पास साइकिल हुआ करती थी। और मैं अपने पेरेंट्स को कभी नहीं ये बोला कि मेरे को साइकिल लेके दो, ने कभी नहीं बोला मैंने, या कभी नहीं बोलता था कि मेरे कपड़े अब पुराने हो चुके हैं, ऐसा है, मुझे वो लेके दो, ये लेके दो। मैं ऐसा नहीं था, क्योंकि मुझे शुरू से पता था कि मेरी फैमिली की अभी इनकम जो है कम है, ठीक है। तो स्कूल जाने के लिए मेरे 2 दोस्त होते थे, मैं उनको रिक्वेस्ट करता यार मुझे भी ले जाओ अपने साथ स्कूल,
बोलते थे ठीक है ले जाएंगे, लेकिन एक शर्त है। उनकी शर्त पता क्या होती थी? गोली तुम पीछे से धक्का लगाओ साइकिल को जोर से, जब साइकिल तेज हो जाए तो जंप करके बैठ जाओ, उसके बाद जब स्लो हो जाएगी फिर उतरना और फिर धक्का लगाना। मुझे मंजूर था, स्कूल जाता था मैं किसी की साइकिल को धक्का लगा के, जब वो फास्ट हो जाती थी जंप करता था, उसके पीछे बैठता था, वो चलती जा रही थी चलती, जब वहां जाके स्लो हो जाती थी फिर उतरता था, फिर धक्का लगाता था, फिर जंप लगा के स्कूल बैठता था और बहुत मजा आता था। ठीक है, लेकिन मैं तब से ये सोचता था कि इतना पैसा कमाऊंगा कि मेरे बच्चों के पास स्कूल जाने के लिए जो सबसे बढ़िया गाड़ी होगी ना, उस वक्त की सबसे बढ़िया गाड़ी वो होगी उनके पास। तब से मैं ये सोच रहा था, तब से। तो वहीं से मेरे अंदर पैसा कमाने की इच्छा शुरू हुई। और हम पढ़ते थे, मैं और मेरी सिस्टर और सभी लोग, मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों बहुत इंटेलिजेंट थे पढ़ाई में। वो हर साल टॉप करती थी स्कूल में, मैं भी हर साल टॉप करता था। एक साल बड़ी है मेरे से वो, इसलिए वो एक साल आगे थी मेरे से। तो वो अपनी क्लास में हर साल टॉप करती थी और मैं अपनी क्लास में हर साल टॉप करता था। वो ऊपर से करती थी और मैं नीचे से। मेरा पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, शुरू से कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैं देखता था कि पढ़ लिखने के बाद आप इंजीनियर बन जाओगे मेरे फादर की तरह, उसके बाद आपको एक नौकरी मिल जाएगी जैसे डैडी जी को मिली है, उसके बाद आपको भी तनख्वाह मिला करेगी, 15 तारीख को खत्म हो जाया करेगी, आपके बच्चे भी फटे जूते पहन के स्कूल जाएंगे। इसलिए मेरे को पढ़ना पसंद नहीं था। लेकिन जो मेरी सिस्टर थी वो बहुत बड़ी ड्रीमर थी, उसको डॉक्टर बनना था। बचपन से वो पूछते ना पेरेंट्स, बेटा क्या बनोगे? मेरी सिस्टर से पूछा करते थे क्या बनोगे बेटा, तो वो बोलती थी डॉक्टर बनूंगी। मुझसे पूछते तो मैं कहता था कुछ नहीं, पढ़ लिख के मैं कुछ नहीं बनूंगा। तो चलते गए, जैसे जैसे बड़े होते गए फैमिली के खर्चे बढ़ते गए, लेकिन उस रफ्तार से फादर की इनकम नहीं बढ़ रही थी। तो जब मैं मैट्रिक में था और मेरी सिस्टर +1 में थी, मैंने वो पास किया। बहुत मेहनत करने पर मैं अब 10वीं पास कर पाया। बहुत मेहनत की मैंने, मुझे याद है आज भी वो मेरे पेपरों के दिन सारी रात जाग के मेहनत करता था मैं, सारी रात मेहनत करनी पड़ती ना, क्योंकि जो MBD गाइड आती थी उसके पेज बड़े थे, वो तो फाड़ के छुपा नहीं सकता था, इसलिए उनको छोटा छोटा लिखना पड़ता था। तो उनको सारी रात जाग के, देखो ये जो काम है ये बहुत अकल का काम है। इतनी बड़ी गाइड में से आपको सिर्फ वही क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं जो पेपर में आने वाले हैं, ठीक है? तो वही क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करता था और उनको छोटा छोटा करके लिखता था, ठीक है? कभी कभी पेपर में ऐसा भी होता था कि मैं लिख रहा हूं, आंसर के साथ क्वेश्चन 2 बार लिख जाता था, पर्ची के ऊपर भी होता था, वो भी लिख जाता था, ठीक है? तो इट वाज वंडरफुल। 10वीं पास हो गई, 3rd डिवीजन में किया मैंने 10वीं। हंसते क्यों? हाँ यहाँ अच्छा यहाँ पे कितने हैं जो 1st डिवीजन में पास किए हैं मैट्रिक? बहुत हैं। 2nd डिवीजन में कितनों ने किया है? बहुत हैं। अभी हाथ नीचे करो, बताओ 3rd डिवीजन में किसने किया है? देखा थोड़े से हैं मेरे जैसे, बस। आप तो बहुत लोगों में आते हो। तो मैंने वो पास किया, तो मेरी सिस्टर ने +1 पास कर लिया। खर्चे बहुत बढ़ गए। वो मेडिकल स्टूडेंट थी, उसका फिजिक्स का हुआ करता था ट्यूशन, उसका केमिस्ट्री का ट्यूशन हुआ करता था, बायोलॉजी का ट्यूशन हुआ करता था। मुझे याद है कि जितनी मेरी सिस्टर की ट्यूशन फीस हुआ करती थी, बिल्कुल उतनी मेरे फादर की सैलरी हुआ करती थी। मतलब महीने के बाद जो तनख्वाह मिलती थी फादर को, सीधी उसके टीचर्स के पास चली जाती थी। और घर का जो खर्च चल रहा था वो मेरे मदर चला रहे थे। अभी वो हम सिविल हॉस्पिटल जलंधर में अभी भी रहते हैं। वो सारा स्टाफ जो है हॉस्पिटल का मेरी मदर से कपड़े सिलवाया करता था। मेरे मम्मी वो बुटीक का काम करते थे घर में, तो 18-18 घंटे काम करते थे, 18-18 घंटे सिलाई करते थे कपड़ों की, और हमें पाल रहे थे। उनके जो आंखों के ग्लासेस थे वो मोटे होते जा रहे थे। मुझे उनको देख के बड़ी शर्म आती थी कि मैं उनका बेटा हूं और जवान हो गया हूं और अभी तक वो 18 घंटे काम कर रहे हैं। तो मेरी आंखों में कभी कभी आंसू आ जाया करते थे। मैं अपनी मम्मी को बोलता था, मम्मा आप छोड़ दो काम करना, मैं कुछ करूंगा, मेरे को कहीं किसी दुकान पे लगवा दो, मैं कुछ कर लूंगा, आप मेरे से देखा नहीं जाता। तो बोलते थे, बेटा अभी तू पढ़, जब तक हम जिंदा हैं तू पढ़, मेहनत कर, जिस दिन तेरी बारी आएगी उस दिन तू काम करेगा और हम आराम से खाएंगे। और वो बातें मेरे कानों में हमेशा गूंजती रहती थी, हमेशा गूंजती रहती थी। किस दिन मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी मदर का काम छूट जाए, किस दिन कुछ ऐसा करूं मेरे फादर के कंधों से जो इतने खर्चे, इतने महंगाई के बोझ हैं वो उतरे। तो मैट्रिक जब मेरा कंप्लीट हुआ तो खर्चे बहुत सारे बढ़ गए। फैमिली के अभी छोटे बहन भाई वो भी बड़ी क्लासों में हो गए थे, तो खर्चे बढ़ते जा रहे थे। तो मैंने डिसाइड किया मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। एक्चुअली मेरे फादर चाहते थे कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊं, लेकिन बेटा हर साल स्कूल में टॉप करता था तो कैसे बन सकता था इंजीनियर।
तो मैंने उनको बोल दिया था, भैया इंजीनियर तो मेरे से बना नहीं जाएगा, आप खाम खा के सपने मत देखो। मैं इतना बता दूं कि इंजीनियर से 10 गुना ज्यादा पैसे जरूर बनाऊंगा मैं, ठीक है, मुझे इतना पता है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे काम करना है, कोई अपना बिजनेस करना है। फादर बोले, बेटा बिजनेस करना है इट मीन्स पता क्या है? मैं कहा जी क्या है? बहुत पैसे चाहिए। तो पैसे तो हमारे पास है नहीं थे। वैसे मेरे फादर की बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है, करोड़पति हैं, लेकिन हमारी कुछ उनसे है, इसलिए कोई सपोर्ट नहीं है वहां से, हम उनसे अलग रहते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं काम करूंगा। कुछ नहीं आता था, लेकिन मैंने एक दुकान ली किराए पे जलंधर शहर में। 650 रुपया उसका किराया था महीने का, और मालिक मान गया कि ठीक है महीने के बाद किराया लूंगा, क्योंकि मेरे पास तब किराया देने के लिए भी इतने पैसे नहीं थे। तो मैंने जो अपना करियर शुरू किया था वो 250 रुपए से शुरू किया था। एक टेबल लिया था, चेयर घर से ले गया था, एक पेचकास, एक प्लास होता है बिजली वालों के पास, देखा होगा आपने, एक टेस्ट पेन करंट चेक करने वाला, और एक दो चीजें और। 250 रुपए की इन्वेस्टमेंट से मैंने शुरू किया, और उसके बाहर लिखा था खालसा इलेक्ट्रिकल वर्क्स। मजेदार बात यह थी, जिस दिन वो दुकान खुली थी उस दिन मुझे यह भी नहीं पता था बल्ब कैसे जगता है, ये पंखा कैसे चलता है, ये इलेक्ट्रिक फिटिंग कैसे होती, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं। लेकिन दुकान के बाहर लिख रखा था, इस दुकान पे, यहां पे बिजली का हर काम बड़ा तसल्ली बख्श किया जाता है। देखो मैंने वो शुरू किया 250 रुपए से, ठीक है, कुछ नहीं आता था, लेकिन ये मुझे पता था कि मुझे पैसे कमाने हैं। आपको इस बात का पता है या नहीं? चाहे आज आपको कुछ नहीं आता, नो प्रॉब्लम, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको पैसे कमाने। इतना पता है आपको, तो कमा लोगे मेरी तरह, ठीक है। और उस मार्केट में बहुत से एक्सपीरियंस लोग बैठे थे, जो जिनको 10-10 साल का एक्सपीरियंस था, मतलब उनको 10-10 साल हुए थे इलेक्ट्रिक का काम करते हुए, सारी मार्केट उनके पास थी, और मुझे उनको फेल करना था, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आपको राइज करना है तो किसी को फेल करना पड़ेगा। मैं सबके पास गया बारी बारी। 2 इलेक्ट्रिकल शॉप थी वहां पे, एक थी शर्मा इलेक्ट्रिकल और एक थी गिरधर इलेक्ट्रिकल, नाम भी याद है मुझे। तो मैं उनके पास गया, शर्मा जी ऐसा है कि मैंने आपकी मार्केट में दुकान खोली है खालसा इलेक्ट्रिकल वर्क्स, तो आप भी बिजली का काम करते हो। तो मैं ये सोच रहा था अभी ये काम मैंने शुरू कर दिया तो आप बंद कर दो, आप कोई और काम कर लो ना। वो भी बिल्कुल ऐसे हंसे जैसे आप हंसे ना, बिल्कुल ऐसे ही हंसे। लेकिन एक बात याद रखना, जब जब जग हंसा है तब तब इतिहास रचा है। 6 महीने के अंदर मैंने सारा काम सीखा। बल्ब कैसे जगता है, पंखा कैसे चलता है, मोटर वाइंडिंग, ये बिजली फिटिंग का A to Z सारा काम मैंने 6 महीने में सीख लिया। मुझे याद है आज भी वो दिन, वो पहला दिन जिस दिन मैं अपनी मेहनत की कमाई अपने मदर के पास लेके गया था। 55 रुपीज, 55 रुपए थे वो, और मैंने उनकी हाथ में पकड़ाए थे। मेरी आंखों में आंसू थे, उनकी आंखों में आंसू थे खुशी के कि अब मेरा बेटा कुछ कमाने लगा, ठीक है। आज मैं बहुत पैसे कमाता हूं, लाख से ऊपर मैं चेक पकड़ाता हूं अपनी मदर को। इतनी खुशी नहीं होती, इतना मजा नहीं आता जितना उस दिन आया था जिस दिन मैंने 55 रुपए अपनी मदर के हाथ में रखे थे। वो लाखों रुपए तो मदर खर्च देते हैं इधर उधर, वो सब कुछ जाते हैं, लेकिन वो 55 रुपीज आज तक उन्होंने संभाल के रखे हैं, उन्हें बांध के वो करके ना। तो वेरी गुड। पैसे आने लगे, काम सीखना शुरू किया, बहुत मेहनत करता था मैं, मुझे सब कुछ भूल गया था। मैं इससे पहले जब मैं पढ़ता था तो मैं मार्शल आर्ट्स करा करता था। आई एम ब्राउन बेल्ट 6 डान इन मार्शल आर्ट्स, ऑल इंडिया का चैंपियन हूं अपने वेट का। तो मैं वो सब कुछ भूल गया था, अपने दोस्त भूल गया था, मेरे दोस्त थे जो, सबको मैंने छोड़ दिया था। मेरे मन में सिर्फ एक लगन थी कि मुझे पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं। पता क्यों, किस लिए? रीजन पता क्या था? नए जूते, ठीक है, तो वो गाड़ी बढ़िया सी अपने बच्चों के लिए, वो सब कुछ, सारे ख्वाब थे बचपन से। इस एमवे बिजनेस के आने के पहले मैं बहुत बड़ा ड्रीमर था, बचपन से ख्वाब देखा करता था। तो अभी वो सब कुछ होने लगा, पैसे आने लगे। लेकिन एक बड़ी बहुत अजीब सी बात थी, सर्दी के दिन होते थे, कड़ाके की ठंड पड़ती थी, और लोग अपने घरों में रजाइयों में बैठे होते थे, बाहर नहीं निकलते थे। और मैं सुबह 5:30 बजे 6 बजे किसी की बिल्डिंग पे चढ़ा हुआ हूं, सीढ़ी के ऊपर छेनी पकड़ी है, हथौड़े से उसकी दीवारें फाड़ रहा हूं, टक टक चलता जा रहा है। फिर हथौड़ा स्लिप करता था, हाथ पे लगता था जोर से। 2.5 किलो का हथौड़ा अगर हाथ पे लगे तो क्या होगा? मजा आएगा? तो बहुत मजा आता था। छेनी गिरती थी नीचे, हथौड़ा गिरता था, सीढ़ियों से नीचे उतरता था, हाथ को ऐसे करके मलता था, ऐसे करके बैठता था थोड़ी देर के लिए। लेकिन फिर मुझे याद आता था, बेटा उठ,
पैसे कमाने हैं। फिर वही छैनी, वही हथौड़ा और दे धनाधन। हाथ से खून निकलता रहता था, लेकिन मैं हटता नहीं था, लगा रहता था। लोग हैरान थे, जो काम 10 लोग मिलके करते थे वो मैं काम अकेला पकड़ लेता था और मैं लगा रहता था बस उस पे। लेकिन उस दिन बड़ा दुख होता था जिस दिन मैं अपना बिल कस्टमर को देता था, ये लो बिल, और वो मेरे से पता क्या पूछते थे, अभी मेरे हाथों के जख्म सूखे नहीं होते थे और वो मेरे से कहते थे किया क्या तूने, इतने पैसे काहे के मांग रहा है। मुझे बड़ा दुख आता था। मैं छोटा था तो मैं 16 साल का था तब, जबकि मैं आपको बात बता रहा हूं। मुंह पे दाढ़ी मूछ नहीं थी, पटका बांधा करता था, लोग मेरे पैसे दबा जाया करते थे, अभी तक दबाए हुए हैं, कईयों ने नहीं देते ना सही। तो मुझे बड़ा दुख आता था, मैं उनके सामने रो भी देता था कभी कभी। आपको दिखता नहीं है कि मेरे हाथों के अभी तक जख्म नहीं सूखे, तो आप ये पूछ रहे हो किया क्या है तुमने। है सारा काम जलंधर में आज भी जो सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल वर्क है वो मैंने किया है। ऑटोमेटिक है वो सारी बिल्डिंग, आप उसके एंट्रेंस पे जाओगे, ऑटोमेटिक लाइट जगेगी, आपके ऊपर कोई स्विच नहीं दबाना, वो अंदर बेल बजेगी, अंदर की जिस रूम में जाओगे एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक। और उसका आज तक मुझे एक भी पैसा नहीं मिला। वो अभी तक कहता तूने किया क्या है, सारा काम तो गलत कर रखा है। ठीक है, तो ऐसा था, लेकिन फिर भी बढ़िया चल रहा था। मुझे मेरे ख्वाब जो थे उनमें पूरे होते नजर नहीं आ रहे थे। इसी बीच मेरा थोड़ा झगड़ा हो गया, अपने जिनसे मैंने दुकान किराए पे ली थी उनके साथ झगड़ा हो गया, दुकान खाली करनी पड़ी। फिर से मैं घर में बेरोजगार, कस्टमर थे जिनका काम चल रहा था, लेकिन दुकान चाहिए थी। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अभी और बड़ा बिजनेस करेंगे, इसके आगे जाएंगे। अगले साल ही मैंने और काम शुरू कर दिया। मैंने ये सोचा कि ये साउंड का काम बहुत बढ़िया है, इसमें बहुत पैसे बनते हैं, 2 घंटे काम करते हैं 8-9 हजार रुपया ले जाते हैं, ये अच्छा काम है, क्यों जी। तो मैं कटोरा बड़ा देख के इस काम में मैंने जब इसकी डिटेल्स इकट्ठे किए तो ये बहुत महंगा काम था, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। तो मेरे एक अंकल हैं, वो बाहर फॉरेन में रहते हैं, बहुत क्लोज हैं हमारे, और बड़ी बनती थी उनसे। तो उनको एक खत लिखा, डियर अंकल मैं गोल्डी लिख रहा हूं, तो अभी आपको पता है हमारी फैमिली की सिचुएशन और हमें हेल्प चाहिए थोड़ी सी। मैं माइनर हूं, 17 साल का हूं और मुझे बैंक का लोन नहीं मिल सकता, तो आप मेरे को 3-4 लाख रुपए भेज दो वहां से। मैं हर महीने आपके बैंक में, आपके अकाउंट में पैसे जमा करता जाऊंगा, जितना जो भी आप कहोगे, जितना इंटरेस्ट बनेगा वो दे दूंगा। उसके बाद आज तक उनका कोई खत नहीं आया। फोन किया मैंने और फोन पे बोले बेटा मैं घर पे नहीं हूं। मुझे ये बात 17 साल की उम्र में पता लग गई थी। आप अभी समझ लो कि अगर आपको जिंदगी में राइज करना ना, कोई आपको हेल्प नहीं करेगा, सब कुछ आपको खुद करना पड़ेगा, अपने हाथों से, अपने दिमाग से, अपनी मेहनत से। ये बात मुझे 17 साल की उम्र में समझ आ गई थी कि बेटा राइज करना है, वो अपने ख्वाब पूरे करने हैं, तो अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथ में पकड़ लो। आज से आप अगर राइज करना चाहते हो तो अपनी जिंदगी की डोर अपनी हाथ में पकड़ लो, खुद ड्राइव करना सीखो अपनी जिंदगी की गाड़ी को। ठीक है, तो मेरे एक दोस्त थे, उसके फादर बैंक मैनेजर थे, उनसे मैंने बात की, बहुत अच्छे थे। उन्होंने घुमा फिरा के माइनर को लोन ले दिया। 18 साल के कम को लोन नहीं ना मिलता, लेकिन मुझे 17 साल की एज में एक लोन मिल गया, 2 नंबर में घुमा फिरा के। अभी ये मैं उनका नाम तो नहीं बताऊंगा आपको किन्होंने दिलवाया था। ठीक है, लोन मिल गया, मैंने शुरू कर दिया काम, मार्केट चेंज की, और जिस मार्केट में अभी गया हूं मैं, नया काम खोला है, वहां पे बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं। ये बीमारी होती है, आपको तो नहीं ना एक्सपीरियंस की बीमारी। हेलो हेलो, सोए तो नहीं भैया, सोना मत, सुन लो भैया। ठीक है, तो उनके पास भी गया मैं बारी बारी, देखो जी मैंने अब साउंड का काम शुरू किया है आपकी मार्केट में, तो आप भी साउंड का काम करते हैं, तो आप बंद कर दो अपना काम या चेंज कर दो इसे। हंसे। फिर 6 महीने के बाद वो जो साउंड हाउस थे वो टेंट हाउस में चेंज हो गए, होना पड़ना था उन्हें, क्योंकि मेरे अंदर काम करने की लगन बहुत ज्यादा थी, बहुत मेहनत से काम करता था, बहुत बढ़िया चल रही थी जिंदगी, बहुत अच्छे पैसे आने लगे, बहुत अच्छी अच्छी पार्टियां मेरे पास थी। जो बढ़िया, सबसे बढ़िया पंजाबी सिंगर आपको अभी सुन रहे हो ना जिनको, इन सबके साथ मैंने काम किया, जिनके साथ 2 घंटे काम करने का 7-8 हजार रुपये मुझे बनता था। व्हेन आई वाज 17 years old, 17 साल की उम्र में मैं 2 घंटे का 7-8 हजार रुपया बड़े आराम से बनाता था। पैसे आने लगे, मेरी सिस्टर की एडमिशन होगी मेडिकल कॉलेज में, और उसने उसमें भी टॉप किया। वो उसको टॉप करने की बीमारी है, जैसे मेरे को बीमारी है ना टॉप करने की, ऐसी उसको भी टॉप करने की बीमारी है, हर साल टॉप करती है वो। ठीक है, अभी भी टॉप ही करती है, अभी फाइनल ईयर में है वो, फाइनल प्रॉफ चल रहा है उसका, खत्म होने वाला है, डॉक्टर बन चुकी है वो। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, आज से 3.5 साल पहले मुझे एक जोरदार बिजली का झटका लगा, इलेक्ट्रिक शॉक, जिसकी वजह से आज मैं इस बिजनेस में हूं। वो झटका लगा, मेरे को उठा के लोग घर पे लाए,
ठीक तो मैं था, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, उसकी कृपा से मैं बच गया। लेकिन उस दिन मुझे ये सोचना पड़ा, अगर आज मुझे कुछ हो जाता तो फिर क्या होना था। मेरे पास बड़ा मिक्सर है 24 चैनल का, वो मिक्सर मेरे को ऑपरेट करना आता है, मेरी फैमिली और किसी को नहीं आता। तो मिक्सर किसने ऑपरेट करना था? आपने? क्या आपने? किसने? अगर वो ऑपरेट नहीं होता तो फिर पैसे कहां से आने थे? पैसे किसने देने थे? किसी ने नहीं। अगर पैसे नहीं आएंगे तो बैंक की किस्तें कौन वापस करेगा? लोन लिया था ना उसके लिए मैंने, वो लोन किसने वापस करना था? अगर वो लोन वापस नहीं होता तो बैंक ने क्या करना था? हाँ, पता नहीं क्या करना था। जो भी करना था मेरी फैमिली के लिए वो अच्छा नहीं था। ठीक है, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि सिक्योरिटी नाम की कोई चीज है। जब मैं ऐसा सोच रहा था कुछ ऐसा करूं जिसमें अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो मेरी फैमिली का जो लाइफस्टाइल अभी मेंटेन कर रहा हूं मैं, वो बिगड़ ना पाए। कहीं ऐसा ना हो मुझे कुछ हो जाए और मेरी फैमिली सड़क पे आ जाए। इसी बीच मेरे एक दोस्त थे, मेरी दुकान के सामने जाया करते थे। मेरे हम बचपन के दोस्त थे, वो थोड़े मोटे हैं, तो मुझे बोला करता था, वो टाई वाई लगा के मेरी दुकान के सामने से निकलता था। मुझे बोलता था, मोटे कहाँ जा रहा है? और वो मुझे बोलता था बिजनेस क्लासेस पे जा रहा हूं। वो थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा इंजीनियर है वो बोलता था मैं बिजनेस क्लासेस में जा रहा हूं। मैं क्लासेस के नाम से मुझे बहुत डर लगता था। क्लासेस से डरते हुए तो मैंने काम शुरू किया था। मैं बोलता था जाओ, बोलता था तुम भी चलो साथ में। भैया क्लासेस का काम अपना नहीं है, इतना दिमाग अपने पास नहीं है। तो बोला नहीं आप चलो, बड़ा अच्छा लगता है वहां पे जाके। मैं नहीं यार तू जा। 2-3 बार मैंने ऐसे टरका दिया। निकलता मेरी दुकान के सामने था। एक दिन मैं फ्री बैठा था, बोला आज चलोगे? मैंने कहा यार काम धाम तो है नहीं, देख के आते हैं इसकी क्लासेस कैसी होती है। मैंने उससे पूछा अच्छा वहां जाने के पैसे तो नहीं लगेंगे? बोला नहीं लगेंगे। मैं ठीक है फिर चलूंगा, फ्री में है। कहना हाँ ठीक, मैं चलो। उसके साथ मैं गया। मेरा ड्रेसअप क्या था, मैंने व्हाइट कलर की टी शर्ट पहन रखी थी। सॉरी, उसका एक्चुअल कलर व्हाइट था लेकिन वो लगती नहीं थी कहीं से व्हाइट है। ठीक है, वर्कशॉप ड्रेस में था। और गंदी सी स्लैक्स थी, पैरों में कैंची चप्पल थी, सर पे वो पटका राउंड बांध रखा था। और मैं गया, पता कहां गया? जिसे हम आजकल मंदिर कहते हैं, डॉक्टर हरभजन सिंह ब्रैच के घर में। क्या हुआ, जब मैं एंटर करा घर में तो एक बड़े से डाइनिंग टेबल के ऊपर एक स्मार्ट सा लड़का बैठा था। कौन पता? डॉक्टर हरलीन ब्रैच, मेरे अपलाइन एमरल्ड। ठीक है, वो बैठे थे। अभी उनकी शादी नहीं हुई थी, शादी के पहले की बात है। तो मैं उनसे सामने गया, आशु जी ने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया। आशु जी कहते हैं ये गोल्डी है मेरा दोस्त, ये डॉट साहब। डॉट साहब उठे, खड़े हुए हरलीन जी, और मेरे को बोले ग्रेट। मैं कहा इसे क्या हुआ है? बड़ा एक्साइटेड है यूं ही। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि यार मैं कुछ गलत जगह पे आ गया हूं शायद। ये तो अच्छा, फिर उन्होंने प्लान बताना शुरू किया। ये जो आपको बताया था ना प्लान किसी ने, बोले अब तुम पैसा कमाना चाहते हो? मैं कहा जी कौन नहीं चाहता, वो तो कमाऊंगा मैं। आप नहीं भी कहोगे तो मैं तो भी पैसा कमाऊंगा। तो उन्होंने मेरे को बिठाया, प्लान दिखाया, पता नहीं क्या दिखाया, क्योंकि वो अभी नए नए कनाडा से आए थे तो पंजाबी कम इंग्लिश ज्यादा बोलते थे। और मैं था बिल्कुल कोरा, मैट्रिक पास, 3rd डिवीजन। इंग्लिश ऊपर से निकलती जा रही थी, पंजाबी थोड़ी सी समझ में आती थी। ठीक है, तो पता नहीं क्या किया उन्होंने, क्या समझाया, कुछ समझ नहीं आया। गोले बनाते रहे, ये 9 हो गए, ये 6 हो गए, ये 3 हो गए, ये टोटल 226 मेंबर हो गए। 226 मेंबर हो गए तो 50,000 रुपया हो गया। मैं क्या फिर से बताना? बोले जब 226 मेंबर हो जाएंगे तो 50,000 रुपया महीने की तेरी आमदन होगी। मैं कहा जी बस मैं ये काम करूंगा। उन्होंने बोला काम करने को या कुछ ऐसा नहीं, मेरे को बोला बाद में, बोले कि तुम लिटरेचर ले जाओ। मैं कहा जी दे दो। वो देने लगे, बोले ये 15 रुपए का है। मैंने बोला अच्छा मैं कल ले जाऊंगा। लिटरेचर वहीं पे छोड़ आया। ठीक है, अगली बार गया तो लिटरेचर, मैंने अशु को बोला मेरे को लिटरेचर लेके दो। जो तभी तो ब्रिट का लिटरेचर नहीं था, थोड़ा सा उन्होंने खुद बना रखा था थोड़ा सा, तो उसी से थोड़ा समझ आता था। तो लिटरेचर अशु ने लेके दिया, समझ आने लगा थोड़ा थोड़ा। अभी 226 मेंबर मुझे बहुत तंग करने लगे। मैं रात को उठ उठ के लोगों के नाम ढूंढा करता था। नींव छत पे गोले नजर आते थे। 1 हो गया, ये 35, ये 36, ये 37, 50 पे आके अटक गया काम। अभी 50 पे आ गया तो मैं कहा चलो बाकी नाम सुबह लिखेंगे। मैं सो गया। 2:30 बजे मेरे को मेरी मासी के लड़के का नाम याद आया। मैं उठा, एकदम से पेन उठाया, उसका नाम लिखने लगा। मम्मी बोले बेटा क्या हुआ तुम्हें? मैं कहा जी 226 पूरे करनी है। अच्छा 4 दिन में मैंने 226 मेंबर पूरे किए, पेज पे लिखे
और डॉक्टर साहब के घर गया, हरलीन जी को पकड़ाया, ये लो 226 मेंबर निकालो, 50,000 रुपया। अभी कुछ भी शुरू नहीं हुआ था, कोई प्रोडक्ट नहीं थे, कोई ब्रिट वर्ल्ड वाइड नहीं थी, कुछ भी नहीं था। बस पता नहीं मुझे उनपे फेथ हो गया था, डॉक्टर साहब के ऊपर, उनके बोलने चालने से पता नहीं क्या हुआ, मेरे को उनसे लगाव सा हो गया। अभी जब शुरू हुआ बिजनेस तो मैं अपने अपलाइन को बोला चलो शुरू करें। मेरे अपलाइन बोले अभी ठहर जाओ, ये है वो है, इतना है वो है। मैं नहीं, मेरे को शुरू करना है यार, 226 मेंबर कोई और बना लेगा मेरे, तो मुझे बनाने हैं अभी। तो वो बोले मजबूरी में अब फंस गए, अब तो बोले चलो ठीक है तुम कहते हो तो शुरू कर लेते हैं। मैं उनसे कहा करता था, आशु जी जिस दिन आपके 9 मेंबर पूरे हो गए, बाकी के मेंबर आप मेरे को दोगे ना? वो बोलते थे हाँ मैं तेरे को दूंगा। मैं ठीक है फिर शुरू करते हैं। तो मैं 4200 रुपीज लेके, तभी 4200 रुपीज का किट था, तो लेके मैं डॉक्टर साहब के घर गया। वाउचर आए थे, अभी किट्स अवेलेबल नहीं थी, अप्रैल की बात है ये। तो मैं उनको गया, डॉक्टर साहब ये लो मेरे को आप स्पॉन्सर करो, शुरू करो मेरा बिजनेस। बोले मेरी तरफ देखा ध्यान से, डॉक्टर हरभजन सिंह ब्रैच, बोले बेटा मुंह पे दाढ़ी मूछ नहीं थे ना, अभी मैं 18 साल का, नया 18 साल का हुआ था, बेटा ये बच्चों के लिए तुम अपने फादर को बुला के लाओ। मैं कहा जी फादर ने कुछ नहीं करना, जो करना मैंने करना है। नहीं ये बच्चों के लिए मुश्किल काम है, ये तुम्हारे फादर करेंगे। मैं कहा जी फादर ने कुछ नहीं करना, मुझे करना है जो करना है। बोले नहीं तुम लेके आओ। मैं घर गया, बोला डैडी जी ऐसे है कि आपको जाना है और जो भी वो कहते जाएंगे आपको हाँ करते जाना है। बोले ठीक है चल बेटा, उनको मेरे पे बहुत फेथ है क्योंकि मैंने आज तक कोई गलत काम किया ही नहीं है। बोले ठीक है तेरे पे मेरे को फेथ है, चल। उनके घर में गए तो डॉक्टर साहब ने प्लान दिखाया, फादर बोले हाँ खत्म हो गया। कहते हाँ जी अब शुरू करो। कहते हाँ ये है बेटा, इसको शुरू करवाओ। बोले आप करो। नहीं मेरे को नहीं करना, जो करना है इसी को करना है। और आप ये आप दिखने में ऐसा है लेकिन जब करेगा तो आप देखोगे, ठीक है। तो साइन हो गया, बड़ी मुश्किल से मुझे साइन किया गया, मैं तरले लेके साइन हुआ। आप लोगों के तरले करते हो ना साइन हो जाओ, इधर मैंने तरले किए यार मुझे साइन कर लो बिजनेस में, ठीक है। और मैं साइन हुआ बिजनेस में, प्लान बताने शुरू करे। डॉक्टर साहब ने बोला गोल्डी ऐसा करो, एक बड़ा सा कागज लो। हरलीन जी मेरे घर आए पहले दिन, मेरे को बोले एक कागज लो बड़ा सा। मैंने लिया, बोले जो तुम चाहते हो, तुम्हारे जो भी ख्वाब हैं वो लिखो, सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए। मैंने नंबर 1 डाला, मोटा सा ब्लैक कलर के स्केच पेन से। 1 नंबर पे मैंने क्या लिखा होगा, जूते। वो बोले ये क्या लिखा है। मैं कहा जी ये सबसे पहली चीज है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं। मेरे को हर रोज नए जूते चाहिए अपने बच्चों के लिए। भैया ऐसा बच्चों के बारे में अभी मत सोचो। अभी सोचो कि तुम अगर डीडी हो जाओ, तुम्हारी आमदन 50,000 महीने की हो, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे। मैंने सबसे ऊपर लिखा था मेरी सिस्टर का मेडिकल कॉलेज का जितना खर्चा होता है सारा मैं करूंगा। उसके बाद क्या करोगे, इतने पैसे बनेंगे तो मैं अपनी मदर का जो सारा दिन सारी रात स्टिचिंग करती है कपड़ों की वो छुड़ा दूंगा। उसके बाद तो मैं एक मोबाइल फोन लूंगा। उसके बाद तो मैं एक बड़ी सी सफेद रंग की कंटेसा गाड़ी लूंगा, लंबी वाली। मेरे को बड़ी गाड़ियां बहुत अच्छी लगती हैं, वो लूंगा। बोले अच्छा, और कहते और क्या चाहिए। मैं कहा जी पहले ये मिले फिर बाकी के लिखूंगा। कहते चलो ठीक है। तो कहते अभी इसकी ना कॉपी करके 4-5 अपने घर में जगह जगह चिपका दे। मैं कहा ये क्यों, मुझे याद है सब कुछ, मेरे को कभी पूछोगे मेरे को याद रहेगा। बोले नहीं चिपका दे। मैं कहा जी ठीक है, अभी मैं उनको सबमिट किया था, जो आप बोलोगे वो करूंगा, मैं उनको कह चुका था उनको। तो मैंने लगा दिए जगह जगह पे। अभी मेरे को बोलो अपने दोस्तों को बुलाओ, मैं उनको बिजनेस के बारे में प्लान बताऊंगा। मैं कहा ठीक है। जो मेरे अच्छे दोस्त थे जिन्हें मैं समझता था कि मेरी कभी कोई बात नहीं टालते, ये मेरे पे जान देते हैं, उन सभी दोस्तों को मैंने अपने घर बुलाया। डॉक्टर साहब आए घर में प्लान करने। वो मेरे दोस्त बैठे थे, इधर उधर देख रहे थे, चार्ट को बड़े ध्यान से देख रहे थे, ऐसे ऐसे कूनियां मार रहे थे एक दूसरे को। वो देख क्या लिख रखा है इसने। तो पहले तो ऐसे करके हंसते थे, फिर जरा खुल के हंसने लगे, ऐसे तालियां बजा बजा के जोर जोर से हंसे मेरे ऊपर। मैं घबरा गया, मैं कहा यार ये क्या हो गया, मैंने ये गलत काम कर दिया। तो हंसते गए, मुझे अंदर से जलन होने लगी। ये क्या कर रहे हैं, ये तो मेरे दोस्त हैं, इनको तो मेरे ऊपर नहीं हंसना चाहिए। और दूसरे लोग हंसे तो क्या बात है, ये तो मेरे अपने दोस्त हैं, मेरे पे हंस रहे हैं। और मेरे को पता क्या बोल रहे, गोल्डी तुम्हारे घर में शीशा है। मैं कहा जी हाँ। वो देखो अच्छे से। देखा मैंने, अभी इसके देखो जो सामने शीशे में लड़का खड़ा है, इसके माथे पे 50,000 लिखा है।
इसके पास कभी गाड़ी होगी? मैं कहा यार क्यों नहीं होगी, जिनके पास गाड़ी होती है वो भी तो आदमी होते हैं, वो आसमान से तो नहीं गिरे होते। नहीं बेटा फंस गया तू फंस गया। अब कितने पैसे लगा दिए? मैं कहा ये पैसे तो मैं लगा चुका हूं, मुझे एहसास होने लगा कि मैं फंस गया हूं शायद, ठीक है। पर लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मैं लगा रहा बिजनेस में। मुझे याद है वो दिन जब मैं अपने स्कूटर से निकलता था, टाई लगा के तैयार व्यार होके अच्छे थे ना, पगड़ी बांधनी शुरू कर दी बिजनेस में आने के बाद। निकलता था तो मोड़ के ऊपर मेरे दोस्त खड़े होते थे, आवाज लगाते थे। मैं जब उनके पास से निकलता, ओ डायमंड इधर आओ। मैं उनके पास जाता था, बोलता था हाँ जी बताओ। ओ यार तुम्हारी गाड़ी आई नहीं अभी तक, कंटेसा सफेद। मैं कहा अभी शुरू किया बिजनेस, आएगी ना। और 50,000 का चेक कहां तेरा? उल्लू आप खुद तो फंस गया और कितनों को फंसाएगा। छोड़, तुम्हारा काम अच्छा है साउंड का, वो करता जा, ये सपने वपने मत देखा करो। मैं बड़ा डिप्रेस, डॉक्टर साहब के घर, डॉक्टर साहब यार ये तो पंगा पड़ गया, वो कागज आपने अच्छा चिपकवाया, मेरे दोस्त नहीं छोड़ रहे मेरे को, ठीक है। वो तो मेरे को बात बात पे टॉन्च करते हैं, मेरे को बड़ा बुरा लगता है। तो बोले कोई बात नहीं, लगा रहा है। वो एक ही बात उनको उनके दिमाग में बस लगा रहा है। मैं कहा चलो ठीक है, लगे रहते हैं। कैन यू इमेजिन, वो सभी मेरे को नो बोलते थे। अभी थोड़े दिन पहले ना मैं आपको एक फॉर्मूला बता के जाऊंगा जब भी लोग आपको नो बोले। तानवी एंड नेहल एंड तानवी शाह आए थे अहमदाबाद से, उनका फॉर्मूला मेरे को बहुत अच्छा लगा। जब भी लोग आपको नो बोले तो क्या करो, ठीक है, एंजॉय करो, उनको एंजॉय करो। वो अच्छा, ये बिजनेस आपको ये सिखाएगा कि आपके अच्छे दोस्त कौन से हैं और बुरे दोस्त कौन से हैं, कौन ऐसे ही आपके साथ चिपके हुए हैं, कौन सच्चे दोस्त हैं। सच्चे दोस्त वो होते हैं जो आप चाहे आप गलत हो चाहे आप सही हो, वो हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, आपको समझाएंगे जरूर कि तुम ये गलत कर रहे हो, लेकिन वो हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। दिस इज कॉल्ड गुड फ्रेंड्स। मेरे एक पहला जो मैंने दोस्त स्पॉन्सर किया था, जो मैंने सबसे पहला स्पॉन्सर किया था, वो कैसे किया था पता? मैं उसके पास गया, उसका नाम है साकेत भनोट, ही इज माई फास्ट फ्रेंड, बचपन के साथी हैं, लड़ते भी बहुत हैं लेकिन हमारा प्यार भी बहुत है, हम हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मैं उसके पास गया, मैंने बोला 4200 रुपये का चेक निकालो। उसने अपना चेक दिया, साइन किया और मेरे को दे दिया। मैं गया, एक डब्बा लाया, उसको दे दिया। बोला अच्छा तूने ये कुछ ऐसा कर रहे हो, अगर तुम्हें इसमें फायदा है तो 10 डब्बे और ला दो, मैं बेच दूंगा तुम्हारे लिए। दिस इज कॉल्ड गुड फ्रेंड्स। मेरे को उसने एक बार भी डिस्करेज नहीं किया। पूरे 1 महीने बाद मैंने उसे प्लान बताया था, अभी अगले महीने वो डीडी जाएगा, ठीक है। तो जो मैंने सबसे पहला डेमोस्ट्रेशन किया था, इट वॉज वेरी वंडरफुल, बहुत बढ़िया डेमोस्ट्रेशन था। पहला दिन जब मैं किट लेके आया था तो मैं चला गया, मैंने एक मेरा शिगिर्द था, मैंने उसको प्लान बताया था और वो एक्साइटेड था, तो बोला था जब किट आए मेरे को दिखाना। मैं लेके किट उसके घर गया, उसकी मम्मी ने मेरे को एक व्हाइट कलर की शर्ट दी, बेटा इसको धो के दिखाओ, उसके ऊपर ना दाग लगे थे जंग के दाग थे, इसे निकाल के दिखाओ, तुम्हारे प्रोडक्ट है ना। मैं कहता हाँ बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, निकाल देंगे सारे। मैंने एक प्रोडक्ट निकाला, 1 लीटर की बोतल, तभी लीटर की होती थी ना सारी, तो लीटर की बोतल निकाली, उस पर डाली है, स्क्रैच कर रहा हूं, करते जा रहा हूं, वो कुछ नहीं हो रहा। मैं जोर से कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा, और जोर से कर रहा हूं, कमीज उसकी फट गई। आपको पता है वो दाग नहीं गया, पता किससे धो रहा था मैं उसकी शर्ट? जूम। वो जो मैंने सबसे पहला डेमोस्ट्रेशन किया था वो भी गलत, लेकिन जिसको मैंने किया था आज वो एमरल्ड डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, फर्क इस बात पे पड़ता है कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। करते जाओ, कितनी मर्जी शर्ट्स फाड़ो, एक शर्ट फाड़ोगे तो एमरल्ड जाएगा, ठीक है। तो वो एमरल्ड गया। तो बहुत लोगों को बताते थे, बहुत लोग नो करते थे, डिप्रेशन में आ जाते थे हम लोग। और नो बोला, मम्मी मैंने इसको प्लान बताया, ये नो बोला, आज तक किसी ने नहीं बोला, इसने बोला। तो मैं आज आपको फार्मूला बताता हूं, व्हेन लोग आपको नो बोले तो क्या करना चाहिए। आप प्लान बताओ, जैसे आपको नो बोले, घर आओ, डेक में बढ़िया सा पंजाबी गाना लगाओ और जोर से नाचो। घर वाले पूछे क्यों नाच रहा है? नो बोला इसलिए नाच रहा हूं। कैन यू इमेजिन? आप वो दिन सोच के देखें जिस दिन मैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बना, इंडिया का यंगेस्ट डीडी, सबसे छोटी उम्र का डीडी था मैं। हाँ, देन
जिस दिन मैंने अपनी मदर का वो काम छुड़ाया होगा कि आज के बाद आप ये मशीन नहीं चलाओगे, जिस दिन मैंने अपने फादर को ये बोला होगा कि आज के बाद आपको फैमिली के किसी खर्चे की कोई चिंता नहीं है, कोई भी बिल आए सीधा आप फ्रिज पे रखो, मैं पे करूंगा, आपको नहीं चिंता करने की जरूरत। और उस दिन कितना मजा आया होगा, अभी तैयार रखना भैया। हाँ, उस दिन कितना मजा आया होगा जिस दिन वो सफेद रंग की लंबी कॉन्टेसा गाड़ी में बैठ के, हाँ, कैन यू इमेजिन, उसी मोड़ के ऊपर जहां पे मेरे वो दोस्त खड़े रहते हैं, जोर से ब्रेक लगाएगा, और बड़ी शान से कार का शीशा खोला होगा। कैन यू इमेजिन, एक प्यारे से मोबाइल फोन पे अपनी किसी डाउनलाइन से बात की होगी, और उसके बाद मैंने क्या किया होगा, जैसे वो हंसे थे मेरे ऊपर, कार से निकला, जोर जोर से हंसा, कैसे आ गई कॉन्टेसा सफेद रंग की, चेक देखोगे क्या, चेक है ये 50,000 रुपए का, ये देखो मोबाइल फोन असली है, बात करोगे क्या। और कैन यू इमेजिन उनके दिल पे क्या बीती होगी। अभी आपको लोग नो बोले या आप पे हंसे तो ये बात मेरी याद करना, जिस दिन आप उनके सामने अपनी गाड़ी से अपने मोबाइल पे बात करोगे किसी के उनके सामने, तो उनके दिल पे क्या बीतेगी। उस दिन उनके दिल पे क्या बीती होगी जिस दिन एक गोल्डन कलर की 1.8 फुली लोडेड फुली लग्जरी कार फोर्ड आइकॉन में खरीद के लाया हूंगा, उनके सामने जोर से ब्रेक मारी होगी। उसमें मैंने बहुत पावरफुल स्टीरियो सिस्टम लगा रखा है, तो अभी जब भी मेरे को मोड़ पे नजर आते हैं, मैं पता क्या करता हूं, जल्दी से गाड़ी उनके पास लेके जाता हूं, डेक में पंजाबी कैसेट लगाता हूं, वॉल्यूम फुल करता हूं क्योंकि उसमें बहुत बड़ा स्टीरियो सिस्टम लगा है, फिर नीचे उतर के गाड़ी से जोर जोर से नाचता हूं। कैन यू इमेजिन जिस दिन मैं उनके सामने ऐसे नाचा हूंगा, उनके दिल पे क्या बीती होगी। हाय ओए, हाय ओए। अभी तो मेरे को ये कह भी नहीं सकते गोल्डी हमें स्पॉन्सर कर लो यार, मैंने शर्मिंदा ही इतना कर दिया उनको। फर्स्ट यू विल हैव टू प्रूव योर सेल्फ, जब आप खुद को प्रूव कर दोगे ना तो फिर लोग आपके सामने शर्मिंदा होने शुरू होंगे, पहले प्रूव करना पड़ेगा। अच्छा, मेरा सारा बिजनेस बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है, ऐसे नाच कूद में मैंने इसे बिल्ड किया है। मैं एक दिन दुकान पे बैठा था, डॉक्टर बैच की टेप चल रही थी, 003 बिजनेस इंट्रोडक्शन, पार्ट टाइम कर रहा था मैं बिजनेस को। तो क्या हुआ, मेरा शागिर्द आया, मेरे से काम सीखता था ये साउंड का, घर में फुटबॉल सिलते थे उनके, और 100-150 से ज्यादा दिहाड़ी नहीं बनती थी, रोज के इतने पैसे बनते थे। तो फैमिली से बहुत गरीब था, मेरे से काम सीखता था, उसमें लगन थी आगे बढ़ने की, कुछ कर दिखाने के लिए, लेकिन वो बुद्धू था बहुत, उसको बेवकूफ बनाना बड़ा आसान था। मैंने 1.5 साल उसको बहुत बेवकूफ बनाया। तो मेरे से काम सीखता था वो तो मेरे पास आया, साइकिल के ऊपर टेप लगी देखी डॉक्टर बैच की, मेरे को बोला ये कौन से महात्मा है। मैं कहा ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं डॉक्टर बैच। अच्छा, ये क्या बता रहे हैं। मैं कहा ये एक बहुत बड़ा बिजनेस शुरू है, उसके बारे में बता रहे हैं। मैं कहा तू छोड़ कैसे आया। बोला मैं तो आया हूं, मुझे एक साइकिल लेना है, उसके लिए थोड़ा बहुत आपकी हेल्प चाहिए। मैं कहा चलो। मैं तभी प्लान दिखाना सीख रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था प्लान दिखाने की। तो मैंने बोला चल ठीक है वो तो कर लेंगे, मेरी प्रैक्टिस एक है, तू मेरे सामने बैठ जा और हाँ करते जाना, जब खत्म हो जाएगा तब चलेंगे तेरा काम करने। बोला चलो ठीक है भैया। वो सामने बैठ गया, मैंने उसको बताया 9, बोला मैंने बोला 6, बोला 3, 50 पीवी, 50,000 रुपया। हैं क्या फिर से बताना याद है। 50,000 रुपया कैसे कहां से आया, कैसे आया, वो सब कुछ वो छोड़। मैं क्या तेरे बस की बात नहीं। मुझे चिंता होने लगी कि ये तो इंटरेस्टेड है बिजनेस में। चिंता इस बात की थी अगर ये इंटरेस्टेड है, ये बिजनेस में आ गया तो मेरा साउंड का काम कौन संभालेगा। तो लेकिन वो माना नहीं, मैंने उसको बहुत डराया। मैं कहा अच्छा अगर तू इतना ही इंटरेस्टेड है तो शाम को एक मीटिंग है वहां पे आ जाना। बोला कहां पे है मीटिंग। मैं डॉक्टर बैच का घर है, तभी उनके घर में मीटिंग होती थी छोटी सी, वहां पे आ जाना। मुझे पता था आएगा नहीं, साइकिल पे कहां 7.5 किलोमीटर आएगा। तो मैं चला गया मीटिंग पे, मैंने तो जाना था और मैं देखा वो मेरे से पहले वहां पे बैठा हुआ गोल्डी बाजी में आ गया। और मैं कहा बुद्धू तू क्यों आ गया यहाँ पे।
वो नहीं मेरे को समझना अच्छे से। उसने सारा प्लान देखा, डॉक्टर प्रयाज ने बताया, मेरे को बोला मुझे ये बिजनेस करना है, डायमंड जाना है, ये करना है। मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी, ये डायमंड जाएगा तो मेरा साउंड का काम कौन करेगा, ठीक है। तो घर गया बड़ा एक्साइटेड होके, अपनी मदर को बोला, मम्मी बहुत पैसे कमाऊंगा, अभी मैं डायमंड जाऊंगा, इतनी बड़ी गाड़ी लाऊंगा अपने घर में, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करूंगा, वहां जाऊंगा, दुनिया घूमूंगा। उसकी मम्मी बोली कहां से आया है, किसके साथ गया था? बोला गोल्डी के साथ। मुझे पता था वो तो उग्रवादी है, तुम्हें भी बना देगा। तो मुझे प्यार तो यही वर्ड यूज करते थे तभी। तो पहला प्लान भी गलत था, वो सब कुछ गलत था, लेकिन आज वो एमरल्ड है, इंद्रजीत जसम, ठीक है। और दूसरा आदमी जो मैंने स्पॉन्सर किया था वो कौन था? जिसके पास इंद्रजीत पहले काम सीखा करता था, इलेक्ट्रॉनिक्स का। मैंने उसकी दुकान से उसे उखाड़ा था। मैंने आपको बोला ना बुद्धू था, कुछ भी कह दो वो मान जाता है, अभी भी मान जाता है वो, ठीक है। एमरल्ड होने के बाद भी मान जाता है मेरी सभी बात। मैं बहुत बुद्धू बनाता हूं उसको, अभी भी बनाता हूं, ठीक है। तो शिगिर्द है ना, थोड़ा चलता है। तो जिसके साथ पहले काम सीखता ना, जिसके पास, मैंने उसको प्लान दिखाया, बोला ठीक है काम अच्छा है, लेकिन उसके पास बहाने बहुत से रहते थे। बिजनेस में आ गया, उस आने से पहले उसने अपनी बुआ को मेरे नीचे स्पॉन्सर किया, अपनी बुआ के नीचे खुद स्पॉन्सर हो गया कि मेरी बुआ का बिजनेस भी चल जाएगा फ्री में, ठीक है। और वो प्लान भी लगाता था, सब कुछ सीख गया था, प्रोडक्ट डेमो करता था, A to Z सारा बिजनेस उन्हें सीख लिया। लेकिन उसके पास कंप्लेंट्स बड़ी रहती थी। पता क्या बहाने रहते थे? एक दिन मैं उसके पास बैठा था, मुझे बोला यार गोल्डी, जिस दिन से ना मैं ग्लिस्टर यूज कर रहा हूं मेरे घुटनों में खारिश होती है। मैं कंफ्यूज, भैया ग्लिस्टर दांतों पे करते हो या घुटनों पे करते हो? मैं बड़ा कंफ्यूज। अच्छा, वो जिसको आगे स्पॉन्सर करता था वो भी ऐसे, उनके क्या बहाने होते थे? जब से हमारे घर में डिस्ट्रॉप यूज हो रहा है, वो सर में खुजली हो रही है सबके। मेरे को समझ नहीं आती थी, इतने बड़े बड़े बहाने थे उनके पास, इतने बड़े बड़े। लेकिन पता नहीं, उनके नीचे एक स्पॉन्सर हुआ, फिर एक हुआ, फिर एक हुआ, फिर एक हुआ। 10वें नंबर पे जाके एक लड़का स्पॉन्सर हुआ, योगेश सेठी, मैरिड था, यंग कपल था अभी। वो स्पॉन्सर हुए, बहुत एक्साइटेड थे, बहुत बढ़िया थे वो। उनके नीचे स्पॉन्सर हुए पंकज सेठी, उनके भाई। पंकज सेठी के नीचे स्पॉन्सर हुए रूपन कटारिया फ्रॉम बठिंडा। रूपन कटारिया के नीचे स्पॉन्सर हुए आशीष बख्शी, उनके नीचे दीपक बख्शी, उसके नीचे आया गुरविंदर बराड़। ये जो सभी के मैं आपको बता रहा हूं ना सबके बारे में, ये सभी अभी वो हैं, सभी डीडीज हैं। और गुरविंदर बराड़ जो है वो एमरल्ड डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, एंड ही इज इन डायमंड क्वालिफिकेशन, डायमंड क्वालिफिकेशन में है। गुरविंदर बराड़ बहुत सीधा आदमी है, बहुत सीधा। उसको भी कुछ भी बता दो बांध जाता है वो। उसका सुबह फोन आएगा, गोल्डी जी आज मैं फ्री हूं, बताओ मैं क्या करूं। मैं उसे बोलता हूं आज बराड़ साहब आप पर्सनल काम कर लो। अच्छा, एकदम से फोन काट देगा वो। शाम को फोन आएगा, गोल्डी जी मैंने 10 लोग स्पॉन्सर किए हैं, बताओ आगे क्या करूं। फिर उसे बोलता, बराड़ साहब आगे से कोई बंदा स्पॉन्सर नहीं करना मेरे से बिना पूछे, अभी इनको चलाओ। ऐसा है, बहुत बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती है वो। एमरल्ड डायरेक्ट है और इसी साल वो डायमंड जा रहा है, इसी साल वो EDC जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि वो डबल डायमंडशिप कंप्लीट करेगा इसी साल में, ठीक है। बहुत मेहनती है। दिस इज माई सेकेंड लेग। थर्ड लेग में मेरा क्लासमेट था, इंद्रजीत था उसका नाम भी। वो 3 भाई थे, तीनों के तीनों इंजीनियर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 2 मैकेनिकल इंजीनियर हैं। सॉरी, एक मैकेनिकल है और एक सिविल इंजीनियर है, तीनों इंजीनियर हैं वो। तो जो वो बीच वाला था, एक बड़ा भाई था, उसका एक छोटा भाई था, वो सबसे छोटा था। तो फिर क्या हुआ, उसका बीच वाला भाई मेरे नीचे स्पॉन्सर हो गया, खुद उसके नीचे हो गया, तीसरा भाई सबसे नीचे स्पॉन्सर हो गया। तीनों भाई एक ही लाइन में आ गए। अच्छा, ये तीनों को एक प्रॉब्लम, तीनों में से 2 को एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम थी इंटेलिजेंसी की। मैं था मैट्रिक, तो वो थे इंजीनियर। मैं उनको कुछ बताता था, उनके समझ में नहीं आता था, क्योंकि वो समझते थे कि ये हमें क्या सिखाएगा, मुंह पे दाढ़ी मूछ भी नहीं है अभी, और ये हमको बिजनेस के बारे में सिखाएगा। तो हम तो इंजीनियर हैं, बहुत बड़े इंजीनियर हैं, ये हमें लगता नहीं हम इनसे कुछ सीख पाएंगे। चलता गया, लेकिन उनका ग्रुप बहुत बड़ा था, बहुत बढ़िया बढ़िया लोग उन्होंने स्पॉन्सर किए। प्रॉब्लम यह थी कि वो अपने ग्रुप को अपनी अपलाइन से नहीं मिलाते थे। अपने ग्रुप को ना मेरे से मिलाया, ना हरलीन से मिलाया, ना डॉक्टर बैच से मिलाया, किसी से नहीं मिलाया उन्होंने, ठीक है। तो एक उन्होंने लड़का स्पॉन्सर किया, 6 फीट उसकी हाइट, रंग थोड़ा उसका सांवला सा, मोटे मोटे होंठ काले रंग के, 6 फीट था वो। और उसको उन्हें स्पॉन्सर किया और मेरे से मिलाया कि ये चेतन कुमार है, ये बहुत शार्प है, ये मैकेनिकल इंजीनियर है। मैं कहा अच्छा, मैं उससे मिला। तो मैंने उसके कान में कहा, दूसरे के जो
इंद्रजीत ने मुझे मिलाया था, मैं उसके कान पे कहा वो कुछ चज दे बंदे स्पॉन्सर कर, ये फीमची थोड़ी ना कुछ करेंगे। दिखने में वो ऐसे लगता था कि फीमची है, बहुत तगड़ा चेन स्मोकर है, ठीक है, उसको देखोगे तो आप भी यही कहोगे। तो वो हो गया, वो करता गया कुछ ना कुछ। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, बाकी सभी लोग क्विट कर गए, वो एक ही रह गया, वो चेन स्मोकर चेतन कुमार, अभी वो डीडी है ठीक है, बहुत बढ़िया आदमी है वो भी, बहुत। जितनी बुक्स उसने पढ़ी हैं, जितनी टेपें वो सुनता है, बहुत कम लोग उतनी स्टडी करते हैं इस बंदे को। बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत नॉलेज है, आप उससे मिलोगे। जब एमरल्ड होगा लखनऊ में भेजूंगा मैं उसको, आप उससे मिलोगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो ये मेरा तीसरा लेग था। ऐसे 4th भी है, 5th भी है, 6th भी है, 7th भी है, 8th भी है, 10th भी है, 11th भी है, 12th भी है। बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे जब मैं डायमंड हो जाऊंगा। तो ये थी मेरी सिंपल सी स्टोरी, कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया। मैं आज जहां पे पहुंचा हूं, मुझे कुछ नहीं आता था, मेरे को उंगली पकड़ के सिखाया डॉक्टर हरलीन ब्रैच ने। परमात्मा का दूसरा रूप है मेरे लिए, मैं उनको बड़े भाई भी कहता हूं, बहुत प्यार करते हैं मुझे। संदीप जी जो उनके मिसेज हैं, एज में ज्यादा फर्क नहीं है मेरे से, वो ज्यादा बड़े नहीं है, लेकिन मैं उनको दीदी कहता हूं बड़े प्यार से, और मेरे को अपना बच्चा समझते हैं वो। जब मैं गलती करता हूं कान पकड़ के मेरे को सिखाते हैं। आज वो यहाँ पे नहीं है, कनाडा में है, तो मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। अगर वो यहाँ पे बैठे होते तो सबसे ज्यादा तालियां उन्होंने बजानी थी मेरे लिए। मैं उनका सबसे प्यारा बच्चा हूं, ठीक है। उनसे मैंने ये सीखा है सारा कुछ, सब कुछ वो सिखा रहे हैं। मैंने आज तक खुद कुछ भी नहीं किया, जो कुछ किया उन्होंने मेरे लिए किया है। मैं बहुत थैंकफुल उन सब के लिए, डॉक्टर ब्रैच के लिए। जो मेरे स्पॉन्सर थे अशु ज्योति जी, आज वो बिजनेस में नहीं है, वो अभी मेरी डाउनलाइन में स्पॉन्सर दोबारा होंगे थोड़ी दिनों के बाद। उनके अपलाइन थे डॉक्टर विकास गोयल, वो बहुत बढ़िया इंसान है, लेकिन वो भी बिजनेस में नहीं है। उनके ऊपर थे डॉक्टर हरलीन ब्रैच, मेरे को उन्होंने ऊपर से नीचे पकड़ा था। ही इज द पर्सन, डॉक्टर हरलीन इज द पर्सन जिन्होंने मुझे पहचाना था कि ये आदमी डायमंड जा सकता है। और मैं ये कोशिश करता रहता हूं हमेशा, मेरी ये हमेशा कोशिश रहती है। मैं बहुत गलतियां करता हूं, आपने इतनी गलतियां सोची भी नहीं होंगी जितनी गलतियां मैंने की हैं। आप अगर तोड़पान थोड़ी बहुत करते हो, डाउनलाइन के लोग स्पॉन्सर कर लिए, किसी ने क्रॉस लाइन के स्पॉन्सर कर लिए, मैं एक अकेला इंसान हूं जिसने अपनी अपलाइन के बंदे चुराए हैं। डॉक्टर हरलीन ब्रैच किसी को प्लान दिखाते थे, मैं जाके किट फेंक आता था, डॉक्टर साहब ने भेजा है, चेक पे साइन कर दो और फॉर्म पे साइन कर दो ऐसे करता था। फिर भी उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, मैं बस गलतियां करता जाता हूं, वो मुझे प्यार करते जाते, इतना प्यार करते हैं। मुझे याद है आज वो दिन जब मैं 22 साल का हुआ, 22 जुलाई को मेरा बर्थडे होता है। 23 जुलाई को मेरे घर में बैठे थे डॉक्टर हरलीन ब्रैच और हम चैटिंग कर रहे थे संदीप जी के साथ, वो कनाडा में थे। और संदीप जी ने पूछा कि कल गोल्डी का बर्थडे था, क्या गिफ्ट दिया? सर बोले वो कुछ भी नहीं दिया। तो अगले दिन उन्होंने मुझे ये वाली राडो 22,000 की आती है ये घड़ी, मुझे अगले दिन उन्होंने गिफ्ट दी। मेरा उनसे कोई रिलेशन नहीं है भैया, कोई रिलेशन नहीं है मेरा उनसे, बस वो मेरे अपलाइन है। तो अभी हम भाइयों से ज्यादा हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। जो मेरी सिंपल सी स्टोरी है। थैंक यू वेरी मच।